हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत, वेलकम। आज आपके बीच में मैं क्या करने वाला हूं, एक रियल टाइम केस स्टडी है जो करने वाला हूं। अभी का जो सेशन है वो दोनों ही सेगमेंट के अंदर लाइव जा रहा है। कहने का मतलब ये कि जो जुडिशरी एस्पिरेंट है उनके लिए भी है और जो एडवोकेसी एस्पिरेंट है उनके लिए भी है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आप लोग थ्योरेटिकल पढ़ाई करते हैं, खासकर जुडिशियल एस्पिरेंट, ध्यान से सुने मेरी बात को। Am I audible to you? Everything is perfect? आवाज भी क्लियर होनी चाहिए और साथ ही साथ में आपका विजिबिलिटी भी क्लियर होना चाहिए, है ना? तो अब ध्यान से सुनो जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। मतलब क्या होता है कि हम जो भी थ्योरेटिकल चीजें हमारे बेरेक में पढ़ते हैं, हमारे कानून के अंदर पढ़ते हैं, अगर उन चीजों का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होना तो फिर वो चीज अपने आप में क्या रह जाती है, अधूरी है जो रह जाती है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का ये सेगमेंट आप लोगों के बीच में मैं डेडिकेट है जो करने जा रहा हूं। और मैं आज के इस सेशन में बकायदा ट्रायल कोर्ट का एक क्रिमिनल जजमेंट, और पॉसिबल हो पाया तो क्रिमिनल जजमेंट से कनेक्टेड जो अलग अलग हियरिंग्स होती है वो सारे के सारे आपके सामने रखने वाला हूं। मतलब कि अगर एक क्रिमिनल केस अगर देखा जाए, क्रिमिनल केस से मेरा मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, उसके खिलाफ एफआईआर वगैरह है जो लॉन्च हुई, और उसके बाद में जो है अलग अलग स्टेज पर जो हियरिंग हुई, यानी कि आपके कॉग्निजेंस लेने से, कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, कोर्ट जब फर्स्ट टाइम किसी भी चीज को ऑन रिकॉर्ड लेता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉग्निजेंस, यानी कि प्रसंज्ञान। तो कॉग्निजेंस लेने से लेकर फाइनल कन्विक्शन या एक्विटल तक क्या क्या चीजें हो सकती है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। और आज एक बार फिर मैं आप लोगों को वो तरीका भी समझाने की कोशिश करूंगा जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल कोर्ट के सेगमेंट को ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है जी। तो आज आप एक प्रैक्टिकल सेशंस को शुरू से एंड तक किस तरीके से डील होता है उसको ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, ध्यान रखना, वकालत सिर्फ वो नहीं होती है जो हम खुद कोर्ट में जाके करते हैं, वकालत वो भी है जो किसी और ने करी है और हमने ऑब्जर्व करी है। ठीक है, वो भी वकालत का ही पार्ट है। ऑब्जर्वेशन इज द की एलिमेंट ऑफ एडवोकेसी एज वेल, और एडवोकेसी एक की एलिमेंट है बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर के लिए। ओके, चलिए, तो अब यहां पर आपके बीच में मैं लिंक शेयर कर रहा हूं स्क्रीन पर, विंडो पर। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो मैंने आपके सामने ऑलरेडी जो है न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक वेबसाइट ओपन है जो कर रखा है। मैं इंग्लिश का एक वेबसाइट चूज कर रहा हूं, इंग्लिश का एक जजमेंट चूज कर रहा हूं ताकि हमारे देश के नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया जो दोनों एस्पिरेंट है उसको समझ पाए। ठीक है, जो जो टेक्निकल वर्ड्स होंगे डेफिनेटली उनके बारे में मैं हिंदी के अंदर भी आप लोगों के बीच में ट्रांसलेट है जो करता रहूंगा। देखो जी, कोर्ट कॉम्प्लेक्स एनीथिंग कोई भी हो सकता है। पटियाला हाउस कोर्ट मैंने पूरा चूज कर दिया है। मैं यहां पर बता रहा हूं कि 1 जून से लेकर आज दिनांक तक जो भी ऑर्डर है जो पास हुए हैं, है ना, यानी कि पिछले 2 महीनों के अंदर मुझे कोई भी एक ढंग का जजमेंट है जो चाहिए। अगर आप कभी भी कोई भी ट्रायल कोर्ट का जजमेंट सर्च करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करें, उस जिले का नाम, उस शहर का नाम लिख लीजिए और पीछे लिख लीजिए डी कोर्ट, और सिंपली उसको आप गूगल में सर्च कर दीजिए। सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी वो इस तरीके से है जो आएगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है newdelhi.dcourt.gov.in, उसी तरीके से जोधपुर.dcourt, जयपुर.dcourt, इंदौर.dcourt.gov.in, और इन सब का जो ये डिस्प्ले पैटर्न है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, यानी कि जो होम पेज है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप इस सर्विसेज के अंदर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप कोर्ट ऑर्डर है, केस स्टेटस है, आपके सामने कई सारे तरीके हैं जो होते हैं। तो यहाँ पे मैंने रैंडमली एक चीज को चूज कर दिया, पटियाला हाउस कोर्ट कॉम्प्लेक्स को। और चूंकि आज हमारा केस स्टडी का एंगल जो है वो क्रिमिनल एडवोकेसी से जुड़ा हुआ है, जो कैंडिडेट एजीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन को देख रहे हैं, आप लोगों के पास में जितने भी रिकॉर्डेड सेशन है आप कोशिश करके उनको टाइम पे फिनिश कर दीजिएगा और उसके बाद इस प्रैक्टिकल सेशन को अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा ताकि आप इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है जो ले सके। ओके, नाउ सी फर्दर। अब देखो जी, इतने सारे हमारे पास में ये अलग अलग जो है ऑर्डर आ रखे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का ऑर्डर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो कि क्रिमिनल नेचर की कार्रवाई है जो करता है, जहां कहीं पर भी मजिस्ट्रेट वर्ड आ रखा है, ध्यान रखना, इसका मतलब वो जो प्रोसीडिंग है वो क्रिमिनल नेचर की है। आई रिपीट माई वर्ड्स, जहां कहीं पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, मजिस्ट्रेट वर्ड देखने को मिलेगा, यानी कि वो प्रोसीडिंग कैसी होती है, क्रिमिनल नेचर की है जो होती है। ठीक है, अब यहां पर आपके सामने अलग अलग कॉपी ऑफ ऑर्डर्स वगैरह है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है एक प्रॉपर जजमेंट सर्च करेंगे।
ठीक है, और कोशिश ये करनी है हमको ऐसा जजमेंट। अब आप देखते जाना, मैं एक नहीं 3 अलग अलग जो है सिचुएशन को कनेक्ट करने वाला हूं। अब जैसे ये यहां पर मेरे पास में कॉपी ऑफ जजमेंट है जो आ रखा है, ठीक है। ये केस कब का है? ये केस बहुत पुराना है, 2016 का, यानी कि तकरीबन तकरीबन आज से 10 साल पहले का मैटर है ये। आखिर इस केस में हुआ क्या था देख लेते हैं अपन। तो यहां पर मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, तो 11 पेजेस का पूरा जजमेंट है मेरे पास में। 11 पेजेस का पूरा जजमेंट है, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी को क्या किया गया है, प्राइवेट कंपनी और बकायदा इसके डायरेक्टर को हमने क्या कर रखा है, पार्टी है जो बना रखा है। अब देखो मायने ये नहीं रखता कि आप कौन सी केस स्टडी कर रहे हो या किस अपराध की केस स्टडी कर रहे हो। आप सिंपली इस बात को ऑब्जर्व करना कि पूरे मैटर के अंदर जो हियरिंग चली, जो ये 11 पेजेस का जजमेंट आ रखा है, ये जजमेंट कितना क्रूशियल है जो होगा। ओके, यहां पे मैंने जजमेंट को डाउनलोड कर दिया और डेफिनेटली ये जजमेंट मैं आपको शेयर भी करूंगा। ओके, बट बिफोर हम इसको डिस्कस है जो करेंगे, स्टडी है जो करेंगे। अच्छा, अब एक काम करूं, इस जजमेंट के जो एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, केस नंबरिंग वगैरह है, इसको आप नोट कीजिएगा, ठीक है। जैसे यहां पर आप आए, इसमें इन्होंने केस नंबर मेंशन कर रखा है 51704/2016 लिखा हुआ है, 51704/2016। ये इस केस का क्या है, एक तरीके से जो केस नंबरिंग है। अब मैं क्या करूंगा, इसी वेबसाइट को हम एक और टैब में ओपन कर देते हैं। ये हमने ओपन कर दिया और अब यहां पर अपन करेंगे केस स्टेटस। केस स्टेटस के अंदर केस नंबर, हमारे पास केस नंबर है। ओके, तो पहले मैंने सिंपली ऑब्जर्व किया, वहां जाके देखा मैंने अलग अलग केसेस के अंदर जो है कौन सा हमको जजमेंट डील है जो करना चाहिए, उसमें से मैंने एक जजमेंट है जो उठा लिया। और यहां पर जो मेरे पास मैटर आ रखा है, क्या नंबर है इसका, कहां गया हमारे बीच में, कॉपी ऑफ जजमेंट 51716, यही था। here we have, yes this one 51704। ओके, तो अब यहां पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स वही ले लो, पटियाला कोर्ट कॉम्प्लेक्स। फिर केसेस कौन सा था, क्रिमिनल केसेस, ये आ गया क्रिमिनल केसेस। यहां पे 51704 आ गया। ईयर कौन सा है, ईयर 2016 का है। अब ध्यान से देखो, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं आपको, मतलब हमारे पास केस का जजमेंट तो आ गया, फिर हम ये क्यों रिसर्च कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। ये केस है श्याम बेला वर्सेस एक प्राइवेट कंपनी का नाम है विघ्नेश्वर डेवलपर, विघ्नेश्वर डेवलपमेंट जो है, एंड ORS। ORS का मतलब क्या होता है, ये WHO ORS नहीं है जो बच्चों को देते हैं, ये ORS का मतलब है अदर्स। ओके, चल, तो यहां पर आप आगे क्या करेंगे, इसमें व्यू पे क्लिक करेंगे। ये मैंने व्यू पे क्लिक किया। जब मैं व्यू पे क्लिक कर रहा हूं तो इस केस का पूरा का पूरा ब्यौरा मेरे सामने है जो आ गया। वैसे तो ये केस सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है, मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूं कि एक्चुअल में होता क्या। अगर आप किसी व्यक्ति से कोई पैसा उधार लेते हैं और उसके बदले में आप कोई भी चेक देते हैं, या फिर आप अपनी कोई भी लीगल इन्फोर्सेबल लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए कोई चेक है जो देते हैं, जबकि आपके अकाउंट्स के अंदर पैसे नहीं है, या फिर सामने वाले पार्टी ने जब चेक बैंक के अंदर लगाया तब आपके अकाउंट के अंदर सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, तो इसको कहा जाता है डिसऑनर ऑफ चेक, यानी कि आपका जो चेक है वो ऑनर नहीं हो पाया, है ना। अब ध्यान रखना, इसमें 2 तरीके की कार्रवाई भी होती है। जिस तारीख को आपने चेक दिया आपको जानकारी थी कि आपके पास बैलेंस नहीं है, बाद में जब चेक लगाया उस तारीख को भी बैलेंस नहीं था, तो सामने वाला बंदा आपके खिलाफ चीटिंग की कार्रवाई भी कर सकता है। वो ये कह सकता है कि इस पार्टी ने जानबूझ के क्या किया, ऐसा है जो किया, इसको पता था कि इसके पास पैसे नहीं फिर भी चेक इशू कर दिया, यानी कि शुरुआत से ही इनका इंटेंशन मेरे साथ धोखाधड़ी करने का था, चीटिंग करने का था। तो वहां पर अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकता है, एक तरीके से चीटिंग की FIR भी है जो लॉन्च कर सकता है। ओके, नाउ सी, तो अब यहां पे क्या होगा, ये इस मैटर के अंदर आप नीचे आ जाइए और मुझे आपको जहां पे लेके जाना है वो है केस हिस्ट्री। कभी भी अगर हम किसी भी पर्टिकुलर मैटर के अंदर किसी चीज को जानना चाहते हैं, किसी चीज को समझना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये एलिमेंट होता है कि हम उसकी केस हिस्ट्री को पढ़ें। आपको एक जानकारी मैं और देना चाहता हूं, वैसे तो मैं कई बार कह चुका हूं, हम लोग कई बार है ना सीनियर को ज्वाइन करते हैं। अब सीनियर को आपने ज्वाइन किया, उसके बाद में क्या होता है कि सीनियर हमको वर्तमान में जो केस चल रहा है ना उसमें एंगेज करता है। वो कहता है कि भाई जाओ ये वाला करो, वो वाला करो, वगैरह वगैरह, है ना। और वर्तमान का केस बहुत लंबा चलता है। अब आप सोचो 2017-18 में
इस केस के जो वकील साहब होंगे उनके पास किसी यंग बंदे ने ज्वाइन किया, तो आपको लगता है वो 10 साल तक उन्हीं सीनियर के पास में रहा होगा? पहली बात तो ये। दूसरा ये, क्या 10 साल तक जो है हम इंटीग्रेट होके उस केस का वेट कर सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं होता। ऐसे केस के अंदर पता है क्या होता है? ऐसे केस के अंदर जो केस डिस्पोज ऑफ हो रखे हैं, चाहे उस केस में कुछ भी हुआ हो, जो केस डिस्पोज हो चुके हैं वो हमको कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे से सिखाते हैं। वर्तमान के जो पेंडिंग केसेस हैं उनसे हम इतना नहीं सीख पाते जितना हम डिस्पोज केसेस सीखते हैं, क्योंकि उन डिस्पोज केसेस के अंदर लगभग सारी प्रोसीडिंग होती है। आप इमेजिन करो आपको सिनेमा हॉल लेके जाए और फिर आपको इंटरवल तक मूवी दिखाने के बाद आपको सिनेमा हॉल से बाहर निकाल दे, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? है नहीं आएगा ना? तो बस वही बात है, केस भी एक तरीके से एक मूवी की तरह है। अगर वो केस पूरा नहीं देखा तो फिर क्या देखा? नाउ सी, अब आप देख पा रहे हो तो यहां पर है ना, केस हिस्ट्री जो है बहुत लंबी चल रही है। 2015 से लेकर ये केस कितना लंबा चला है? 2026 तक है जो चला है, और 26 में जाके केस क्या हुआ? डिस्पोज है जो हुआ। अगर आप राइट साइड वाले कॉलम को देख पा रहे हैं ना, तो यहां पर आपको कई सारी चीजें हैं जो देखने को मिलेगी। मतलब हियरिंग का पर्पस क्या था, है ना, मिसक्लिनियस मैटर या अपीयरेंस को लिए हियरिंग दी गई, नोटिस इश्यू किया गया, उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे तो डिफेंस के एविडेंस है जो आए, डिफेंस मतलब सामने वाली पार्टी, फिर जो ऑर्डर हुआ, फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट हुए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें यहां पर है। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ये जितने भी अलग अलग ऑर्डर्स हैं इनके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन है जो दूं। ओके, तो क्या मैं उम्मीद कर लूं कि आप तैयार हो? तैयार होना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है यहाँ पे। मतलब जो चीजें हमने ऑब्जर्व करी वो तो पढ़ना ही है। तो सबसे पहला जो ऑर्डर आ रखा है वो है 8 जुलाई 2016 को। यहां पर ऑर्डर से मेरा मतलब ये है कि कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ। ओके, हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे। इससे पहले आप लोगों को मेरा ये कहना है कि आप एक काम करो, पेन और पेपर उठा लीजिए। सुन रहे हो? हेलो, इधर इधर। एक तो पता नहीं कहां गायब है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ, शाबाश। अब आप है ना, एक पेन उठाओ, एक पेपर उठाओ, और जो जो चीजें अलग अलग डेट पर हो रखी है आप उसको अपनी भाषा में लिखो। जो भी तुम्हारी मातृभाषा है, जो भी तुम्हारी भाषा है, लैंग्वेज है, उसको उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते जाना, नोट है जो करते जाना। चेक डिसऑनर के अंदर कोई भी कार्रवाई कैसे शुरू होती है, बीच बीच में कैसे चलती हैं, और एंड स्टेज तक कैसे जाती हैं, आज हम इसको प्रयास करेंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, चेक डिसऑनर के अंदर जो आपका एक बीएनएस की प्रॉपर्टी का ऑफेंस है, चीटिंग करके, तो वो भी क्या हो सकता है, कनेक्ट है जो हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो चीटिंग वाला अपराध है और जो आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो चेक डिसऑनर का अपराध है, वो एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट है जो करता है। ओके, चलिए लेट्स सी। अब शुरू करता है। नाउ एक एक तारीख आएगी और आपको हर तारीख को क्या करना है, अपने तरीके से उसको नोट डाउन है जो करते चलना है। ओके, सबसे पहले आप नोट डाउन करें यहाँ पे 8 जुलाई 2016, यानी कि आज से 10 साल पहले हम जा रहे हैं। ये है फर्स्ट हियरिंग का एक ऑर्डर। क्या ऑर्डर पास हुआ था, लेट्स सी। देखो, पहली हियरिंग को ये हुआ कि जो लर्नेड प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो छुट्टी पर है। शाबाश। मतलब क्या हुआ कि जिस तारीख को पहली अपना हियरिंग है जो होना था, उस तारीख को क्या थे, जो प्रिजाइडिंग यानी कि जो कोर्ट के जज साहब थे वो छुट्टी पर थे। तो प्रैक्टिकल एडवोकेसी में ऐसा कई बार होता है कि जज साहब छुट्टी पर हैं तो अगली तारीख है जो लेनी पड़ेगी। ओके, तो क्या हुआ कि 8 जुलाई से अगली तारीख दे दी गई और वो तारीख दी गई 30 अगस्त को। नोट करते जाना, हमने अगला एडजॉर्नमेंट क्यों लिया, जज साहब एब्सेंट। तो कितने दिनों की गई, तकरीबन 50 दिन की गई। 8 जुलाई से सीधा 30 अगस्त को मैटर जा रहा है। कैलकुलेशन अगर आप करना चाहेंगे तो कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि तकरीबन 50 दिन यानी कि 1.5 महीने से भी ज्यादा का जो टाइम है वो उस दिन चला गया। यानी कि 8 जुलाई को कुछ नहीं हुआ। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आसानी से कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि इतना टाइम निकलता है कि पूछो मत। तो मैं आपको रीजन बता देता हूं कि क्योंकि ये रीजन आपको कई बार है ना अपने बेरेक में देखने को नहीं मिलेंगे। चलो भाई ठीक है, तो 50 दिन का यहाँ पे मामला क्या हो गया, पेंडिंग है जो हो गया। आप एक काम करो, टेबल बनाते चलो। 8 जुलाई को क्या थे, जज एब्सेंट। नेक्स्ट डेट आ गई अपने, नेक्स्ट डेट कौन सी है, 30 अगस्त। और कितने दिनों का अंतर आ रहा है, 50 डेज। 50 लिखना, हम लास्ट में जाके कैलकुलेट भी कर देंगे कहां पे जाके गड़बड़ होती है। चलो जी, ये पहली तारीख है जो गई।
सनी देओल ने ऐसे ही डायलॉग थोड़ा ना मारा था, कौन सा डायलॉग, तारीख पे तारीख वाला। चलिए अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट डेट को देखो जी क्या होता है यहाँ पे। अब ये है कि बीच में एक डेट गायब है, तारीख तो दी गई थी 30 अगस्त को, लेकिन हो सकता है अगस्त के महीने के अंदर किसी कारण से अवेलेबिलिटी थी नहीं, तो उस केस के अंदर उन्होंने एक और तारीख ले ली और 30 अगस्त को कोई ऑर्डर पास नहीं हो पाया। ठीक बात है, 7 दिन बाद यानी कि 7 सितंबर को, अब देखो यानी कि पिछले 2 महीनों से उस केस में कुछ भी नहीं हुआ। बंदे ने कंप्लेन दर्ज करवा दी थी कि साहब मेरा चेक जो है, सामने वाली पार्टी ने मेरे को चेक दिया, मैं बैंक में लगाने गया तो चेक तो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, है ना। चलिए 2 महीने निकल गए, कुछ नहीं हुआ। अब 2 महीने बाद कहानी में क्या होता है, आप इसको इमेजिन करते हुए चलना। मतलब आप खुद को है ना या तो पार्टी की जगह पे रखो और या फिर वकील की जगह पे रखो और ये महसूस करो कि यार कोर्ट में क्या क्या होता है। हाँ जी, सी देखो, कंप्लेन करने वाले व्यक्ति का वकील उपस्थित है, लर्नेड काउंसिल फॉर द कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेन करी थी, परिवाद करी थी, उसका काउंसिल उपस्थित है। एक्यूज नंबर 1 जो है वो कौन है, कंपनी है, ठीक है। बोथ एक्यूज नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम जुडिशियल कस्टडी। तो अब यहां पे क्या हुआ, जो उसके कंपनी के डायरेक्टर वगैरह होंगे, जो है जेसी का मतलब है जुडिशियल कस्टडी, तो उनको जुडिशियल कस्टडी से पेश नहीं किया गया। फाइल परस्यू एंड हर्ड, जो फाइल है वो परस्यू की गई, उनको सुना गया। तो फिर उन्होंने क्या, अच्छा हो सकता है कि ये जो कंपनी में जो बंदे हैं ना वो किसी और केस के अंदर भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस केस के अंदर तो कोई ऑर्डर पास हुआ नहीं है अरेस्ट का। कई बार क्या होता है, जैसे ये चिट फंड कंपनियां होती है या ऐसी कोई भी डेवलपमेंट करने वाली कंपनियां होती है, तो ये मल्टीपल लोगों से डील करती है। जैसे मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, तो मैंने 50 लोगों को फ्लैट बेचे, अब वो बिल्डिंग का काम टाइम पे है जो नहीं हुआ, तो टाइम पे नहीं हुआ सपोज करो, तो मैंने कहा भाई चलो तुम्हारा अमाउंट में रिफंड कर देता हूं, फिर मैंने अमाउंट रिफंड कर दिया। वो बंदा चेक लेके गया अमाउंट को रिफंड कराने के लिए बैंक से एनकैश कराने के लिए, और चेक डिसऑनर हो गया। तो एक क्या कई लोग केस है जो दर्ज कर देते हैं। तो हो सकता है जिस कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर रखा हो, उस कंपनी के डायरेक्टर किसी और केस के अंदर जेल में बंद है। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति दूसरी किसी मामले के अंदर जेल के अंदर बंद है और आप उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कराना चाहते हो, तो अरेस्ट वारंट जारी नहीं किया जाता है। तो कौन सा वारंट जारी किया जाता है, उस सिचुएशन में प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, प्रोडक्शन वारंट जो है इश्यू किया जाता है अगेंस्ट बोथ एक्यूज पर्सन फॉर 21 सितंबर। क्या ये आपको क्लियर है? प्रोडक्शन वारंट कब होता है? जब पर्सन ऑलरेडी किसी और मैटर में किसी और जेल के अंदर बंद हो या और किसी कस्टडी के अंदर हो, तो उसको अगर आप कोर्ट के सामने पेश करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा ऑर्डर पास करना पड़ेगा, प्रोडक्शन वारंट जो है जारी करना होता है। ओके चलो जी, तो ठीक है, कंप्लेनेंट आया लेकिन कंपनी की तरफ से जो है कोई नहीं आया, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी दूसरे केस के अंदर बंद थे, तो हमने प्रोडक्शन वारंट जारी किया। अगली तारीख कब है? 21 सितंबर की, यानी कि तकरीबन कितना हो गया, 20 दिन के 15 दिन के बाद की तारीख है जो मिल गई। चलो 21/9 को आते हैं। ये देखो जी, फिर आप लोग 21/9 को पहुंचे। मान लेते हैं कि आप जूनियर एडवोकेट हो और आप उस मैटर के अंदर पूरी सुनवाई को सुनना चाहते हो। 10 साल तक तुमने जूनियरशिप कर ली, ठीक है। 21/9 को जब आप आए तो उस केस में क्या हुआ, जरा स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। ओके, तो उस दिन जब आप आए तो जो कंप्लेनेंट का जो वकील है वो प्रेजेंट है। एक्यूज नंबर 1 जो कंपनी है उसके बारे में बात हो रही है। एक्यूज नंबर 2 और 3 को हमने क्या कर दिया, जुडिशियल कस्टडी से प्रोड्यूस करवा दिया। पिछली तारीख को क्या हुआ था, पिछली तारीख को दोनों जो हैं वो पेश नहीं हो पाए थे, ठीक बात है। तो इस तारीख को हमने क्या कर दिया, लास्ट टाइम प्रोडक्शन वारंट जारी किया था ना, तो प्रोडक्शन वारंट के तहत उनको पकड़ के कोर्ट के सामने लाया गया। अजय खन्ना जो वकील है एक्यूज पर्सन के, वो अपीयर हुए, फाइल परस्यू की गई, फाइल को सुना गया और एक्यूज पर्सन की तरफ से जो है एक फ्रेश वकालतनामा फाइल किया गया। जो वकील साहब है अजय खन्ना, उन्होंने फ्रेश वकालतनामा है जो फाइल किया और उसको ऑन रिकॉर्ड है जो ले दिया गया है। बेल बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड ऑन बिहाफ ऑफ एक्यूज नॉट फर्निश्ड, मतलब चूंकि वो क्या गिरफ्तार तो ऑलरेडी हो ही रखे थे दूसरे केस के अंदर, और इस केस के अंदर प्रोडक्शन वारंट की बात है जो हुई, तो अब इन्होंने हो सकता है बेल के लिए कहा होगा कि साहब इस मैटर में हमको जमानत दे दीजिए, तो बेल बॉन्ड वगैरह है जो फर्निश नहीं किए गए थे। ध्यान रखना, बेल का एक नियम है, नहीं मांगोगे नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है इसके अंदर, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रेश वकालतनामा जो है यहां पर क्या हुआ, इस तरीके से अजय खन्ना ने क्या किया, पेश है जो किया। उन्होंने कोर्ट से कहा होगा कि साहब ये व्यक्ति क्लाइंट जो है इन्होंने आज ही मुझसे संपर्क किया था
और मैं अभी तक उस केस को पूरा पढ़ नहीं पाया हूं और मुझे थोड़ा सा टाइम वाइम चाहिए, ऐसा भी वो कर सकते हैं। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, जो एक्यूज के वकील थे, क्या नाम इनका, अजय खन्ना, ठीक है, उन्होंने ये सबमिट किया कि भाई ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है अपॉइंट किया गया है इन द एक्यूज नंबर 1 कंपनी बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। अब ऑफिशियल लिक्विडेटर पता है कब अपॉइंट होता है, जब कंपनी अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं कर पाए, तो वो कई बार क्या करती है, इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई है जो कर देती है, तो फिर हाई कोर्ट क्या करता है, एक लिक्विडेटर को, एक ऑफिसर को अपॉइंट करता है जो कंपनी की सारी एसेट्स को सोल्ड आउट है जो करता है, उनमें से जो पैसा मिलता है उस पैसे में से क्या करता है, वो जो है जितने क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं उनको पेमेंट वगैरह है जो करता है। तो उसने कहा कि साहब ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है वो कंपनी के केस में अप्लाई कर दिया गया है और बोला है कि भाई प्रे फॉर एडजॉर्नमेंट फॉर मूविंग एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फॉर कॉलिंग द ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो उन्होंने एक एडजॉर्नमेंट की रिक्वेस्ट करी ताकि वो वकील साहब क्या कर सके, एक एप्लीकेशन फाइल कर सके ताकि ऑफिशियल लिक्विडेटर को कोर्ट में बुलाया जाए। अब कंपनी की तो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग चल रही है, लिक्विडेशन का मतलब है अब वो कंपनी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और उसमें से जो भी पैसा निकलेगा वो उसके देनदारों को, क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कंपनी के ऑफिशियल लिक्विडेटर को बकायदा कोर्ट में बुलाना पड़ता है और इसके लिए कोर्ट का आदेश होता है। कोर्ट का आदेश एक एप्लीकेशन पे होता है और वो एप्लीकेशन आज की तारीख में वकील साहब ने फाइल नहीं कर रखी थी। उन्होंने बोला कि साहब मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं वो एप्लीकेशन फाइल करता हूं ताकि हम ऑफिशियल लिक्विडेटर को बुला सके। यह सारी बात है जो हुई, चलो ठीक है। और फिर सीधा मैटर कब रख दिया गया, आपके अक्टूबर 2016 को। तो 21/9 से अगली तारीख है जो आगे। तो अगली नेक्स्ट हियरिंग पे क्या होगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर के लिए एप्लीकेशन है जो फाइल की जाएगी, बराबर। तो अब देखते हैं यहां पर इस मैटर के अंदर क्या क्या हो रहा है। यानी कि एक चीज क्लियर है, पता है, कंप्लेनेंट का वकील उपलब्ध हो गया है और जो सामने वाले जो पर्सन है एक्यूज नंबर 1 और 2 उनके भी वकील साहब क्या हो गए, अपॉइंट है जो हो गया, यानी कि कोर्ट के अंदर फाइल आ गए हैं। ओके, वकालतनामा के बिना कभी भी किसी एडवोकेट को किसी केस के अंदर नहीं सुना जाता है। ये बहुत जरूरी है कि हम क्लाइंट बेस पे अगर क्रिएट करते हैं ना तो हमें क्या करना चाहिए, यहां पर ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। देखो जिन लोगों को ओएल समझ में नहीं आया ना, तो आप एक सीधी सी गणित समझ लो। ओएल का मतलब होता है कि कंपनी का पूरा मामला खत्म करने के लिए कोर्ट एक ऑफिसर को अपॉइंट करता है। तो किसी और मैटर के अंदर इस कंपनी का ऑलरेडी जो है मामला चल रहा होगा और वहां पे हाई कोर्ट ने ऑलरेडी क्या कर दिया, एक ऑफिसर अपॉइंट किया जो कंपनी की सारी असेट्स को बेच वगैरह के जो भी पैसा आएगा उससे लायबिलिटी को चुकाएगा, उसको ऑफिशियल लिक्विडेटर बोलते हैं। अब जो टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आई ना उनको साइड में नोट करके रखो और आपके पास में गूगल भी है, जेमिनाई भी है, उसको आप क्या कर सकते हो, वापस रिसर्च है जो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते जाओ। इस केस की एक एक डेट को आपको ध्यान से समझना है, बराबर। मैं फिर से कह रहा हूं, ये समय, ये क्लास कभी रिपीट नहीं होगी। यहां पे हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उन पॉइंट्स को भी नोट करने का प्रयास करें जिनसे हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज आगे बढ़ता है। अब पता है आप मेरे साथ साथ एक मानसिक जर्नी कर रहे हो। ओके, अभी हम लोग जो डील कर रहे हैं ना, ये एक तरीके से एक मेंटल जर्नी है कि कहां से सिनेरियो स्टार्ट होता है और कहां तक जाएगा। चलिए जी अगली तारीख का इंतजार करते हैं। अगली तारीख है 5 अक्टूबर 2016, ठीक। तो तकरीबन यानी कि 15 दिन का इन्होंने गैप दिया। तो 5 अक्टूबर को क्या हुआ था, ये देखो 5 अक्टूबर 2016, यानी कि अगली तारीख को क्या होगा। पता है हमारे मन में क्यूरियोसिटी आ रही है कि हाँ यार ये तो हो गया, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, सोचो क्या। चलिए, कंप्लेनेंट जो है ना, ये बंदा इन पर्सन प्रेजेंट है। श्री श्याम बेला कंप्लेनेंट जो है, इन पर्सन का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से अपने वकील के साथ, अलोंग विद द लर्नेड काउंसिल, अपने वकील के साथ कंप्लेनेंट पर्सनली प्रेजेंट है। एक्यूज नंबर 1 जो है वो तो कंपनी है, तो कंपनी का भी प्रेजेंट हो सकती है क्या कोर्ट के अंदर, नहीं हो सकती, वो अपने डायरेक्टर के थ्रू है जो डील होती है। अच्छा, एक्यूज नंबर 2 और 3 को वापस हमने जुडिशियल कस्टडी से कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करवाया। मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ था, ये बेचारे पिछली हियरिंग पर भी आए थे, है ना। अच्छा, एक्यूज ने ये सबमिट किया कि उनका जो वकील साहब है वो अवेलेबल नहीं है। ओहो, अब देखो नया नया वकील किया था, कहां गए हमारे वकील साहब। उस समय हमारे वकील साहब थे श्रीमान अजय जी खन्ना, ठीक है। तो ये वकील साहब जो उस समय प्रेजेंट नहीं थे, हो सकता है किसी और रीजन से उनको। देखो ये जो भी केस स्टडी हम कर रहे हैं ना, हम बहुत गुड फेथ में कर रहे हैं और लर्न करने के लिए कर रहे हैं। अगर कोई इंसिडेंटली इनमें से किसी भी एडवोकेट से आपका संपर्क हो जाता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हम इस क्लास के अंदर उनकी डिग्निटी को इम्पीच कर रहे हैं।
हम इस क्लास को सिर्फ और सिर्फ लीगल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही समझने की कोशिश है जो यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिनेरियो के अंदर जो है आपके सामने जो एक्यूज पर्सन के एडवोकेट हैं वो प्रेजेंट नहीं हुए। ओके, तो एक्यूज मतलब जिनके खिलाफ ये आप केस की कार्रवाई चल रही है, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे वकील साहब आए नहीं है, आप अगली तारीख दे दो। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर अगर एक्यूज पर्सन कोर्ट में कहता है कि साहब आज हमारे वकील साहब प्रेजेंट नहीं है, तो जज वहां पे ऐसे नहीं कहेगा कि भाई नहीं है तो हम क्या करें, आपके वकील साहब प्रेजेंट नहीं है, आपके एडवोकेट साहब प्रेजेंट अगर नहीं है तो आप क्या करिए, आप हमें इससे लेने देना नहीं है, हम तो अपनी कार्रवाई है जो करेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे रिलेवेंट है जो होता है। गिव मी अ मिनट प्लीज। तो यह मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक तरीके से ये एक्यूज पर्सन, अच्छा कई बार क्या होता है एडवोकेट्स भी ये टैक्टिस खेलता है, इट्स नॉट अ प्रैक्टिस, इट्स अ टैक्टिस। उनको लगता है कि यार किसी मैटर के अंदर आज अपीयर होना ठीक नहीं है, तो कई बार वो ना एक्यूज को बोलते हैं काम करो तुम जाओ और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर देना कि भाई हमारे एडवोकेट साहब जिसका नहीं है। क्योंकि अगर एक जज जो है वो इस बेसिस पर डायरेक्टली फरमान जारी कर दे कि भाई आपके एडवोकेट नहीं है तो हम क्या करें, तो कई बार क्या होता है बार और बेंच के अंदर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। प्रैक्टिकली हम लोग कई बार देखते हैं कि बार और बेंच के बीच में जो झगड़े होते हैं, जो कोल्ड वॉर होता है, उसके पीछे एक रीजन ये भी होता है कि जज साहब जो है बोलते हैं कि भाई हमें एडवोकेट से लेना देना नहीं है, तो फिर वो मामला गड़बड़ चला जाता है। एनीवे, बट यहाँ पे मान के चलना एक जेन्युइन रीजन है जो एक तरीके से होगा। ओके, नाउ तो एक्यूज ने ये सबमिट किया कि भाई हमारे एडवोकेट अवेलेबल नहीं, उसने रिक्वेस्ट करी, तो अगली डेट है जो दे दी गई। ठीक है, अगली डेट जो है वो भी तकरीबन 15 दिन बाद की दी गई, और वो कब की है, 19 अक्टूबर 2016। अब आप है ना ये सारे कोर्ट के एस्पेक्ट, कोर्ट ड्रामा देखना, ये भी एक चलती फिरती वेब सीरीज है। ओके, 19/10 को क्या होता है, सी क्या 19/10 की तारीख है यहाँ पे? नहीं है, यानी कि 19/10 को हो सकता है उस तारीख को कुछ हुआ भी नहीं हो, और या फिर हो सकता है उसका कोई ऑर्डर अपलोड है जो नहीं हो रखा। फिर अगली तारीख है हमारे पास 16 नवंबर। 16 नवंबर को क्या होता है, स्क्रीन पर फोकस करिए। अब आप एक चीज नोट करना, कंप्लेनेंट बेचारा पिछली तारीख को आया था ना, लेकिन उस तारीख को कुछ भी नहीं हुआ। कई बार पार्टी खुशी खुशी कोर्ट में आती है कि आज हम कुछ ऑर्डर लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, लर्नेड काउंसिल फॉर द कंप्लेनेंट के वकील प्रेजेंट रहे, दोनों एक्यूज को फिर से जुडिशियल कस्टडी से पेश किया गया, फाइल परस्यू की। रिकॉर्ड से पता चला कि पर्सनल बॉन्ड जो है वो फाइल नहीं हुए हैं एक्यूज पर्सन की तरफ से टिल डेट। कोर्ट ने जो है हो सकता है कोई ऑर्डर किया हो कि भाई आप एक काम करो, पर्सनल बॉन्ड भरो, बेल बॉन्ड भरो, उसके बाद में हम आपको क्या करेंगे, बेल पे रिहा है जो करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, अगर कोर्ट के आदेश के तहत कोई व्यक्ति अगर ऑलरेडी कस्टडी में चल रहा है और उसको बेल चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ता है, बॉन्ड फाइल करना पड़ता है। श्योरिटी बॉन्ड का मतलब होता है कि आप जो है किसी और की गारंटी के साथ कोर्ट में एप्लीकेशन लगवा रहे हो, और पर्सनल बॉन्ड का मतलब है व्यक्तिगत बॉन्ड है जो फाइल कर रहे हो। सबमिट नहीं हुए। एक्यूज पर्सन ने यह कहा कि दे आर नॉट फाइलिंग पर्सनल बॉन्ड एज दे आर इन जुडिशियल कस्टडी इन अनदर केस। एक्यूज ने कहा कि भाई हम किसी दूसरे केस के कारण जुडिशियल कस्टडी में है। दो तरह की कस्टडी होती है, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। चेक डिसऑनर के केस में अमूमन जुडिशियल कस्टडी ही होती है, क्योंकि चेक डिसऑनर के केस में कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। क्या दर्ज की जाती है, मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर कंप्लेन है जो दर्ज की जाती है। ये बात कहां लिखी गई है, ये बात आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दे रखी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई दूसरे जुडिशियल कस्टडी में हमारा, दूसरे केस की जुडिशियल कस्टडी के अंदर हमारा मामला है, इसलिए हम जो है पर्सनल बॉन्ड वगैरह अलग से फाइल नहीं कर सकते। ठीक, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैटर को वापस किया गया 30/11 को फॉर कंसिडरेशन ऑफ फ्रेमिंग ऑफ नोटिस। तो नोटिस फ्रेम करने के लिए, नोटिस फ्रेमिंग को कंसिडर करने के लिए अगली तारीख दी गई 30/11। अभी मैटर अगले, आपको पता है ये पूरी की पूरी प्रोसीडिंग ने कोर्ट के अंदर कितना टाइम लिया होगा, अंदाजा लगाओ, एनी वन ऑफ यू, मतलब कितना मिनट लगा होगा ये प्रोसीडिंग? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा? ये प्रोसीडिंग जो है 5 से 10 मिनट में हो जाती है। गए वहां पे कोर्ट के सामने अपनी बात कही, कोर्ट ने दूसरी पार्टी के सामने बोला भाई हाँ भाई क्या बात है, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत सुना और डायरेक्ट अपना कोर्ट ऑर्डर पास कर देता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोर्ट वहां पे उस मैटर को लेकर आधा घंटा बैठेगा, हाँ चलो मैं सोच के बताता हूं, नहीं ऐसा नहीं होता। कोर्ट का जो पर्सन होता है, यानी कि जो जुडिशियल ऑफिसर होता है, वो बहुत ही टाइम पंक्चुअल है, अपना ज्यादा समय वो क्या नहीं करते, खराब है जो नहीं करते। ओके, चलिए नाउ, तो अब क्या होगा,
नोटिस फ्रेम, पर्सनल बॉन्ड की बात कैंसिल होगी। अब यहां पर आप एक चीज और नोटिस करना, एक्यूज पर्सन के वकील साहब नहीं आए इस हियरिंग को भी, 16/11 को भी एक्यूज पर्सन के जो एडवोकेट साहब हैं वो प्रेजेंट नहीं हुए। ओके, एक्यूज पर्सन ने खुद ने ही अपनी बात है जो वहां पे बता दी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 30/11 को देखते हैं क्या होता है। ओके, अगली डेट कहानी की 30/11, कॉपी ऑफ ऑर्डर। अब देखो यहां पे क्या हो रखा है, कंप्लेनेंट के वकील साहब प्रेजेंट है, एक्यूज नंबर 1 कंपनी है इसलिए कंपनी तो खुद तो आ नहीं सकती। 2 और 3 ये लो भाई, बेचारे 3 तारीख को, पिछली 3 तारीख से उनको जुडिशियल कस्टडी से प्रोड्यूस किया जा रहा था, लेकिन इस बार चौथी हियरिंग पे वो जुडिशियल कस्टडी से प्रोड्यूस नहीं हो पाए। ओके, फाइल को परस्यू किया गया, सुना गया। ओके, और फिर क्या हुआ आगे देखिए, कंसिडरिंग द फैक्ट ऑफ द केस इश्यू प्रोडक्शन वारंट। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि कोर्ट में चल क्या रहा है। जब उनको जुडिशियल कस्टडी से बार बार लाए तब मैटर के अंदर कोई प्रोग्रेस हो नहीं पाई। इस बार जब वो नहीं आए तो हमने क्या कर दिया, प्रोडक्शन वारंट है जो जारी कर दिया। तो अब यहां पे जो सेगमेंट आ रहा है वो हमें समझने की जरूरत है कि ये रियलिटी है। जो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस में और थ्योरी में रात दिन का अंतर होता है, तो ये अंतर होता है कि जब तुम थे तो हम नहीं थे, जब हम हैं तो तुम नहीं हो। बताओ कैसे होगा मामला, आगे बढ़ेगा कैसे। एनीवे, तो वापस से प्रोडक्शन वारंट जारी किया कि भाई एक्यूज और उनको लाओ, सामने लाओ। चलिए अगली तारीख आ गई 14/12/2016। अब देखो पूरा साल खत्म होने को आया, दिसंबर महीना आ गया। अब 14/12 के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ का भी कोई ऑर्डर है जो पास नहीं हुआ होगा। हो सकता है उस तारीख को कोर्ट की लीव रह गई होगी, कुछ और रहे हुए, जज साहब प्रेजेंट नहीं हुए होंगे। 2 जनवरी 2017, अगले साल को क्या होता है, सी देखिए, लर्नेड काउंसिल कंप्लेनेंट के वकील प्रेजेंट रहे, कंपनी प्रेजेंट हो नहीं सकती, एक्यूज पर्सन को हमने जुडिशियल कस्टडी से प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, एक्यूज पर्सन, देखो पहली बार ऐसा हुआ कि वकील साहब भी प्रेजेंट है जो हो गए। इससे पहले जब वो प्रेजेंट हुए थे तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा फ्रेश वकालतनामा फाइल है जो हो रखा है, और उन्होंने टाइम है जो मांगा था। पर्सनल बॉन्ड ऑन बोथ बिहाफ ऑफ बोथ द एक्यूज पर्सन आर फाइल। अब क्या है, पिछली बार तो एक्यूज ने क्या बोला कि भाई हमारा तो दूसरे मैटर के अंदर, हम जुडिशियल कस्टडी के अंदर है तो यहाँ पे बॉन्ड फाइल नहीं कर सकते। ये उन्होंने नहीं कहा था, उनके वकील ने नहीं कहा था, उन्होंने खुद ने पर्सनली है जो कहा था। लेकिन इस बार उन्होंने पर्सनल बॉन्ड फाइल कर दिए। इन्होंने अपने एडवोकेट से सलाह लिया होगा कि भाई ऐसा भी करना पड़ता है क्या, तो एडवोकेट ने कहा बिल्कुल करना पड़ता है। आपकी गिरफ्तारी हर केस में अलग अलग है। आपकी गिरफ्तारी जो है पुराने वाले केस में अलग है, यहां वाले केस में अलग है ना। आपको अगर उस वाले कोर्ट से बेल मिल गई ना, तो जैसे ही वहां से छूटोगे इस कोर्ट के ऑर्डर के तहत आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए आपको सेपरेट कोर्ट के अंदर सेपरेट बॉन्ड की कार्रवाई है जो करनी पड़ेगी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग मैटर। ओके, ऑफेंस के नेचर को कंसीडर करते हुए एंड इनेबिलिटी ऑफ एक्यूज पर्सन फॉर फर्निशिंग बेल बॉन्ड। देखो इन्होंने पर्सनल बॉन्ड फाइल किया है। बेल बॉन्ड का मतलब कोई और गारंटर आके जो है उसको एक तरीके से क्या कर ले, गारंटी है चले। अब कंपनी के डायरेक्टर के केस में जनरली कोई गारंटी नहीं लेता, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये लोग बेल बॉन्ड पेश नहीं कर सकते, इसलिए हम पर्सनल बॉन्ड को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं, पर्सनल बॉन्ड को एक्सेप्ट है जो करते हैं। Oral exemption of AR of complainant is allowed for today। मतलब एक तरीके से जो पर्सनल अपीयरेंस होती है किसकी, कंप्लेनेंट की, उसको अलाउ किया गया। ऑरल एग्जेम्पशन का मतलब कहा गया, क्योंकि देखो आज कंप्लेनेंट आया है क्या, कंप्लेनेंट नहीं आया, ओरिजिनल कंप्लेनेंट जो है वो वहां पे नहीं आया, तो उन्होंने क्या बोलते उसको एक तरीके से अलाउ कर दिया होगा कि भाई हाँ कोई बात नहीं, पर्सनल नहीं है तो इट्स ओके। Put up for appearance of both the party and for consideration of framing of notice। तो अब क्या हुआ, इसको जो है इस केस में दोनों पार्टीज को जो है बुलाने के लिए अगली तारीख है जो दे दी गई। अब बताओ सनी देओल कितना सही था बेचारा, नहीं था क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब इस केस के अंदर 1.5 साल निकल चुका है, और ये केस कहां तक पहुंचा है पता है, ये केस अभी तक इश्यू फ्रेमिंग तक नहीं पहुंचा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। मतलब कि इस सिचुएशन के अंदर आप देखिए जनवरी 2016 से मैटर आया, और उसके बाद में बढ़ते बढ़ते अभी लोग मई 2016 की तारीख पर पहुंचने वाले हैं। कभी एक पार्टी नहीं आई, कभी दूसरी पार्टी नहीं आई, कभी वकील है जो नहीं आए, कभी पर्सनल बॉन्ड है जो फाइल नहीं किया, कभी जुडिशियल कस्टडी से प्रोड्यूस नहीं किया गया। ये सारा सीन चलता है।
ऑल दीज आर प्रैक्टिकलिटीज। अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हेलो, हाँ सोना मत, क्योंकि हमें अभी तक, हम 2017 तक पहुंचे हैं, हमें 2026 तक आना है। ठीक है, साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलके हाथ बढ़ाना। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या होता है सीन के अंदर, तो मतलब कि नोटिस जो है इस बात का फ्रेम करवाना है, तो इसके लिए दोनों पार्टीज को बुलाया गया अगली तारीख को, 8 मई 2017। ये रही अगली तारीख, 8 मई 2017। क्या अगली तारीख को दोनों पार्टी प्रेजेंट होंगे? और दोनों पार्टी प्रेजेंट होंगे तो क्या उनके वकील साहब प्रेजेंट होंगे? जानने के लिए देखिए 8/5/2017 का ये कंसर्न क्या हुआ। मिस कनिका सिंह, प्रॉक्सी काउंसिल फॉर द कंप्लेनेंट, ये उनकी जूनियर होगी। मतलब क्या है कि मेन वकील साहब जो है वो नहीं है, उन्होंने अपनी किसी जूनियर को भेज दिया, तो इसको कहा जाता है प्रॉक्सी काउंसिल। सीनियर नहीं आए तो सीनियर की जगह पे जूनियर को भेज दिया। बोथ एक्यूज 2 and 3 नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम जेसी। पिछली बार कंप्लेनेंट नहीं आया, इस बार जो है ये दोनों एक्यूज है जो नहीं आए, तो फिर यहां पे क्या किया, इश्यू पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू का मतलब होता है प्रोडक्शन वारंट, टू जेल सुपरिटेंडेंट विद डायरेक्शन टू प्रोड्यूस द एक्यूज पर्सन ऑन 26/5/2017। अब आप देखो केस चल रहा है ना, गाड़ी बुला रही है, गाड़ी सीटी बजा रही है, तो कनिका सिंह जो है जूनियर आई और बोला कि सर आज हमारे सीनियर किसी और मैटर के अंदर प्रोड्यूस है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं मैडम, ये लो तारीख अगली, क्योंकि और करते ही क्या, एक्यूज भी नहीं है। एनीवे, प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया। अब आगे बढ़ते हैं 26 मई को। ये 26 मई का कोई ऑर्डर हो रखा है क्या? 26 मई का यहाँ पे कोई भी ऑर्डर मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मई का बस एक ही ऑर्डर था। चलो, उसके बाद अगली तारीख आ रखी है 6 नवंबर। इस बीच में हो सकता है वो प्रेजेंट होंगे, हो सकता है जज साहब छुट्टी पे होंगे, उसका ऑर्डर अपलोड नहीं किया गया। नवंबर 2017 को क्या हुआ, लेट्स सी। देखो नवंबर को कंप्लेनेंट प्रेजेंट हो गया था, अच्छी बात है। दोनों एक्यूज प्रेजेंट हो गए थे जेसी से, ऑन बेल इन दिस केस वगैरह, क्योंकि पर्सनल बॉन्ड को एक्सेप्ट कर दिया था ना, तो इस केस में तो उनको बेल मिल गई, लेकिन उस वाले केस में अभी तक उनकी जुडिशियल कस्टडी चल रही है। कोई जो भी दूसरा केस होगा, मैटर इज स्टेटेड टू बी लिस्टेड इन मीडिएशन ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। मतलब इस केस को जो मैटर है वो मीडिएशन के लिए लिस्ट हो रखा है। मतलब इस केस में इस कंपनी ने सिर्फ एक जने का दिल नहीं दुखाया, और भी कई सारे लोग होंगे तो जिनका सिमिलर मैटर है, तो वहां पे हाई कोर्ट ने मीडिएशन के लिए मैटर को क्या कर रखा है, लिस्ट इशू कर रखा है। कई बार ऐसा होता है कि एक ट्रांजेक्शन के लिए मल्टीपल लोग क्या करते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है जो इनिशिएट कर देते हैं, तो ये उसी का पार्ट है। ठीक है, मैटर लिस्ट किया गया मीडिएशन के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, अकॉर्डिंगली पुट अप बिफोर दिस कोर्ट ऑन 20/12/2017। तो इसलिए इस मैटर को वापस कब रखा जाएगा, 20 दिसंबर 2017 को रखा जाएगा। एक्यूज प्रोड्यूस बिफोर दिस कोर्ट डेट ऑलरेडी फिक्स, दैट इज 20/12/2017। चलो ठीक है, तो यहां पे मतलब क्या है कि हाई कोर्ट ने कंपनी के लिए मीडिएशन लिस्ट किया होगा, अकॉर्डिंगली ये वाला मामला आया। तो अब हमें कहां पर वेट करना पड़ेगा, 20 दिसंबर 2017, दूसरा साल खत्म होने को आ रहा है। ठीक है, अब 2017 को कोई कार्रवाई हुई क्या, कुछ भी नहीं हुआ 2017 को। फिर अगले 4-5 महीने तक हो सकता है कोई डेट भी नहीं आई होगी। सीधा अगला डेट कब आया, 2018, तीसरे साल में आप लोग एंट्री कर रहे हैं, बधाई हो। तीसरे साल के अंदर आपकी एंट्री में यहां पे क्या हुआ, जज साहब छुट्टी पर है। जज साहब क्या पर है, छुट्टी पर है। ओके, कंप्लेनेंट के जो वकील साहब है प्रणव ऋषि जी, ये प्रेजेंट थे। दोनों एक्यूज को जेसी से प्रोड्यूस भी नहीं किया गया था, इसलिए प्रोडक्शन वारंट जो है इश्यूड अगेन बोथ द एक्यूज पर्सन रिटर्नेबल सो, क्योंकि प्रोडक्शन वारंट पहले से जारी हो रखा था। पहले से क्या हो रखा था, जारी है जो हो रखा था। जब भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर लीव पे होता है ना, तो उसका कार्यभार जो है किसी दूसरे वकील साहब, जज साहब को दे दिया जाता है। तो वो कुछ नया केस था नहीं, प्रोडक्शन वारंट है, तो वापस हमने क्या कर दिया, जारी है जो कर दिया। चलो, अगली तारीख कब है, 28/5/2018। हिम्मत रखो, हारना नहीं है। 14 दिन का एक और आपको ब्रेक मिल गया। 28 मई 2018 को क्या होता है, लेट्स सी। इस तारीख को कंप्लेनेंट की तरफ से कोई नहीं आया, ना तो वकील आए और ना ही कंप्लेनेंट खुद आया। चलो, और जो एक्यूज है संजय दहिया और सुनील दहिया, इनको भी प्रोड्यूस नहीं किया गया। अब आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट के जज साहब बेचारे इंतजार करते रहते हैं, कोई आया है क्या,
थोड़ा बाहर जाके देखो, कोई तो आया होगा। कंप्लेनेंट तो आया ही होगा, वो भी नहीं आया। एक्यूज, दोनों में से एक भी नहीं आया। अब जज इंतजार करता है, अरे यार हद होगी, मतलब घड़ी का समय बीता जा रहा है, दोनों में से कोई नहीं आया। ये वो सिचुएशन है। आप लोग कहते हो ना कि ऐसा कब होता है, ये हो रहा है यहां पे, कोई नहीं आया। खैर चलो, क्या ही कर सकते हैं। तो आप जज बनने वाले हो, आप में से जो भी जुडिशियल एस्पिरेंट है, ध्यान रखना ऐसे भी दिन देखने को मिलेंगे कि किसी आप वाले केस के अंदर दोनों पार्टी गायब है, आप इंतजार करोगे। एनीवे दोनों एब्सेंट है। प्रोडक्शन वारंट इश्यूड अगेंस्ट बोथ द एक्यूज्ड पर्सन। अगली तारीख कब है? 31 जुलाई 2018 को। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 जुलाई को यहां पे कुछ भी नहीं हुआ, मामले की अगली तारीख चली होगी, जज साहब एब्सेंट होंगे, कुछ भी होगा। अब तीसरा साल खत्म होने को आ रहा है, बधाई हो। 12 नवंबर 2018 तीसरे साल की आखिरी हियरिंग। देखो क्या क्या होता है। प्रणब ऋषि लर्नेड काउंसिल फॉर कंप्लेनेंट अपीयर हुए। एक्यूज संजय और सुनील, इस बार भी उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया। करण कोहली जो एक्यूज पर्सन के जो वकील है ना, उनके जूनियर है, प्रॉक्सी काउंसिल इनको बोलते हैं, वो आए। प्रोडक्शन वारंट इश्यू किया गया अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन नॉट रिसीविंग बैड। इट इज सबमिटेड बाय द प्रॉक्सी काउंसिल फॉर एक्यूज पर्सन दैट एक्यूज पर्सन हैव बीन शिफ्टेड टू तिहाड़ जेल। ओहो, ये जो एक्यूज पर्सन थे ना, इनको तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। कोर्ट ने सुना, लर्नेड प्रॉक्सी काउंसिल फॉर एक्यूज पर्सन इज डायरेक्टेड टू फर्निश डिटेल ऑफ एफआईआर केस अंडर विच एक्यूज पर्सन आर इन कस्टडी। तो कोर्ट ने कहा एक काम करो यार, तिहाड़ जेल भेज दिया, कोई बड़ा कांड किया है क्या? तुम एक काम करो, एफआईआर की कॉपी लेके आना अगली बार। तो एफआईआर की कॉपी पेश करने के लिए कहा गया कि पूरा वो केस का मामला क्या मुझे बताओ। 20 days फ्रॉम टुडे सब्जेक्ट टू सेम लेट प्रोडक्शन वारंट बी इश्यू अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन। और प्रोडक्शन वारंट वापिस जारी कर दिया गया। चौथे साल में एंट्री हो रही है। ओके, केस बड़ा मजेदार है और सुनते जाओ तुम। 30 जनवरी यानी कि अब हमारी एंट्री होगी 4th ईयर के अंदर। 30 जनवरी को केस क्या किया जा रहा है, लिस्ट है जो किया जा रहा है। और 30 जनवरी को भी कुछ नहीं हुआ, हो सकता है जज साहब एब्सेंट थे, सीधा मामला मार्च में गया। मार्च 2019 का ऑर्डर आपके आंखों के सामने ये रहा। इस बार भी कंप्लेनेंट की तरफ से कोई नहीं आया, ना एक्यूज पर्सन आए। करण कोहली एक्यूज पर्सन के प्रॉक्सी काउंसिल आए। उन्होंने क्या कहा समझते हैं। कोर्ट ने नोटिस भेजा कंप्लेनेंट को, रिसीव बैक सब। कंप्लेनेंट को बोला भाई तूने केस फाइल किया है, पिछली बार भी नहीं आया, इस बार भी नहीं आया। तो कोर्ट ने उसको नोटिस वो भेजा कि आओ, हमारा समय खराब कर रहे हो क्या? तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि जिसने केस फाइल किया उसको भी कोर्ट नोटिस भेज सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। और ये सिचुएशन आपके सामने है, प्रैक्टिकल सिचुएशन है ये। ओके, देखो मैं आज आप लोगों को जजमेंट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग किस तरीके से काम करती है। भले ही आप कंप्लेनेंट हो, भले ही आप शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति हो, लेकिन अगर आप तय तारीख को जो हियरिंग शेड्यूल की गई है उसको अगर एब्सेंट रहेंगे तो आपके खिलाफ भी नोटिस है जो पहुंच सकता है। ये नोटिस आ गया। सिंस एक्यूज नंबर 2 and 3 हैव नॉट बीन प्रोड्यूस्ड, therefore let the production warrant be issued through district jail concerned for next date of hearing। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये कोई लिमिट होती है क्या कि प्रोडक्शन वारंट कितनी बार जारी किया जा सकता है? कोई लिमिट नहीं, जब तक वो बंदा कोर्ट के सामने नहीं आता है जारी किया जाएगा। Be put for the appearance of complaint accused number 2 and 3 and framing of notice। आप देखो 2 साल निकल गए, अभी तक चेक डिसऑनर का प्रॉपर्ली कोर्ट नोटिस फ्रेम नहीं हो पा रहा है। आगे देखते हैं अपन। अगली तारीख 15/7/2019, 3.5 साल निकल चुके हैं। ऐसे ही समय नहीं बीतता है कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर। 15/7/2019 आ जाइए। 15/7/2019 को क्या हुआ? तुम लोगों को थोड़ा बहुत मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक केस 3.5 साल निकल गए और अभी तो 4-5 साल और निकलेंगे। आप तो ये देखो कि कितने बहाने आते हैं या कितने अलग अलग एक्सक्यूज आते हैं किसी भी अलग अलग एडजॉर्नमेंट को लेकर। ये हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, चलो जी, नाउ मूविंग एड। अब नेक्स्ट डेट को हुआ क्या था आइए समझते हैं। 15 जुलाई को क्या हुआ? कंप्लेनेंट के जो वकील है रजत कुमार जी, ये प्रेजेंट हुए। ठीक बात है। और साथ ही साथ में जो प्रॉक्सी काउंसिल है यानी कि एक और जूनियर, नाम क्या है इनका, तेव सुरेन लॉन्ग कुमार। ये कैसा नाम है? खैर विद ड्यू रेस्पेक्ट, जैसा भी नाम है,
तो हम शॉर्ट में कहते हैं मिस कुमार। ये मिस कुमार जो है प्रेजेंट हुई वहां पे, ठीक है। प्रॉक्सी काउंसिल फॉर द एक्यूज नंबर 2 and 3, स्टेप नॉट टेकन, लेट प्रोडक्शन वारंट बी इशूड अगेंस्ट द एक्यूज नंबर 2 and 3 टू बी एग्जीक्यूटेड थ्रू जेल सुपरिटेंडेंट। तो अभी ये आए नहीं थे दोनों एक्यूज, तो फिर से प्रोडक्शन वारंट की डेट है जो निकल गई। अब 15 जुलाई से अगला मैटर कब चला गया? 2 महीने बाद चला गया, सितंबर 2019 के अंदर। चलो हिम्मत रखते हैं, हारना नहीं है। 15 जुलाई के बाद में फिर आपका सितंबर महीना था, लेकिन सितंबर महीने में मुझे लगता है कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। ये देखो 21 सितंबर 2019, तो 2019 की तो तारीख ही खत्म हो गई। फिर सीधा मैटर 1 साल बाद आ रहा है। कैन यू बिलीव? मतलब चेक डिसऑनर का मैटर है, बीच में इस तरीके से हियरिंग पे कुछ नहीं हो पाया। अगली हियरिंग को एक ऑर्डर निकला कब? 5 सितंबर 2020। आप सीधे 5वें साल में आ चुके हो। वेरी गुड। अब देखिए क्या क्या हो रहा है। अब यहां पे क्या हो गया कि मैटर टेकन अप टुडे आफ्टर LDOH का मतलब होता है लास्ट डेट ऑफ हियरिंग, ठीक है। सिंस द वर्किंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट वाज रेस्ट्रिक्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ड्यू टू कोविड-19। ओहो, हम तो भूल ही गए। तुमको याद है कि नहीं याद है? कोविड आ गया था उस टाइम के अंदर, इसलिए ऑर्डर सीधा 1 साल बाद आ रहा है। तो मैटर टेकन अप, और चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर रखा है कि कोविड के टाइम में कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग है जो नहीं चलेगी, तो वहां पे सीधा अगली तारीख है जो दे दी। अगली तारीख कब है? 1 साल बाद, नहीं सॉरी 1 साल बाद नहीं, कब है? 9/11, 2 महीने बाद है जो यहाँ पे। और अगली तारीख कब होगी? मतलब यहाँ पे प्रणव ऋषि जी भी आए थे, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू ज्वाइन किया। खैर चलो, कोविड का तो जेन्युइन रीजन था। आगे देखते हैं यहाँ पे 9/11/2020। 9/11/2020 को कुछ नहीं हुआ। उस तारीख को कोविड का मामला हो सकता है बढ़ गया होगा, आपको पता है उस समय हॉस्पिटल में बेड कम पड़ गए थे वगैरह वगैरह, काफी लंबा चौड़ा सीन चला। अगली तारीख सीधी आती है 6th ईयर में 2021 के अंदर। क्या हुआ उस केस के अंदर जरा देखो। यहां पे श्री अरमन वाडवा कंप्लेनेंट के प्रॉक्सी काउंसिल जो है वो प्रेजेंट थे। एक्यूज की तरफ से कोई नहीं आया। प्रीवियस ऑर्डर जो दिया गया था बी कंपाइल अ फ्रेश रिटर्नर, मतलब वही पुराना जो ऑर्डर था उसको रिपीट कर दिया कि भाई एक्यूज को लाओ। एक्यूज इस बार भी नहीं आया, ठीक बात है। अगली तारीख 4 मई 2021। 4 मई 2021 को देखो क्या क्या होता है यहाँ पे। तो इस तारीख को इन द कोर्ट ऑफ अंशुल सिंघवी सो एंड सो वगैरह वगैरह। अब यहां पे हो सकता है कि आपको कुछ नया देखने को मिले। क्या हुआ? वाइड ऑफिस ऑर्डर नंबर सो एंड सो ऑफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, इस कोर्ट को डायरेक्शन दिया गया है टू टेक अप ओनली अर्जेंट मैटर। सिर्फ अर्जेंट मैटर को आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लेंगे। दिस सिस्टम ऑफ हियरिंग हैज बीन फर्दर कंटिन्यू टिल 15/5/2021। इसीलिए क्या होता है, इस केस को इन्होंने एडजॉर्न कर लिया। तो यहां पे क्या लिखा? ऑल नॉन अर्जेंट मैटर जो है लिस्टेड फॉर टुडे, उनको एडजॉर्न किया जाता है सीधा 5-6 महीने बाद, यानी कि 4 अक्टूबर 2021 को। वही कोविड टाइम था ये, तो कोविड टाइम को कुछ नहीं हुआ और इसके तहत ये मामला आगे चला गया। चलो हिम्मत रखते हैं। 4 अक्टूबर 2021 को आता है। क्या होता है इस तारीख को? लेट्स सी। 4 अक्टूबर 2021 को हम लोग आए और यहां पे प्रोसीडिंग कंडक्टेड फिजिकली इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट, लर्नेड प्रिंसेस होन्सो वगैरह। एडवोकेट प्रणव ऋषि जो है प्रेजेंट हुए। फ्रेश प्रोडक्शन वारंट है जो जारी किया गया एक्यूज के खिलाफ ऑन फाइलिंग ऑफ पीएफ का मतलब होता है प्रोसेसिंग फीस पे करके जो है फ्रेश प्रोडक्शन वारंट जो है उनके खिलाफ जारी किया गया। ओके, अगली तारीख दे दी 14 जनवरी 2022। अब आप 2022 के अंदर आ जाइए, 7वें साल में आपकी एंट्री हो रही है। अब क्या हुआ? कौन सी तारीख थी हमारी? 14 जनवरी ना। तो 14 जनवरी 2022 में कुछ नहीं हुआ। फिर शायद कोविड की सेकेंड वेव आ गई होगी। फिर यहाँ पे 29 जुलाई 2022 को मामला आया और उस मामले को यहाँ पे रखा गया। जो एक एडवोकेट अंशुल सक्सेना जी हैं वो प्रॉक्सी काउंसिल बन के आए कंप्लेंट की तरफ से। एक्यूज की तरफ से कोई नहीं आया। एट रिक्वेस्ट पे प्रेजेंट मैटर को एडजॉर्न किया गया फॉर अलाउइंग द पार्टीज टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट। साथ ही साथ में कहा गया भाई तुम आपस में सेटलमेंट कर दो। अब देखो 2016 का केस 2022 में आगे सेटलमेंट करने की बात है जो कोर्ट कर रहा है। आगे देखते जाइए क्या होता है। सितंबर 2022 मतलब कोर्ट ने मैटर एडजॉर्न कर दिया। एक्यूज आ नहीं रहा था, जो भी था रीजन था, एक्यूज प्रेजेंट नहीं थे, मतलब वो जुडिशियल कस्टडी में तो नहीं होंगे क्योंकि कोविड के टाइम में जनरल बेल मिल जाती है। खैर अगली तारीख कब की है? सितंबर 2022 की। तो सितंबर 2022 की तारीख को क्या होता है? लेट्स सी।
अब यहाँ पे कंप्लेनेंट की बिहाफ पर पारस खुराना है, पॉक्सी काउंसिल, स्टॉप नॉट टेकन फॉर इशुएंस ऑफ प्रोसेस, मतलब जो लास्ट टाइम प्रोडक्शन वारंट वगैरह के लिए प्रोसेस इशू की गई थी उसके रिगार्डिंग कोई प्रेशर नहीं हुआ, कोई प्रोसेस इशू नहीं हो पाया। फ्रेश प्रोडक्शन वारंट, पीडब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन वारंट है जो जारी किया गया। अब ये सोचने की बात है, मतलब ये लगभग 9-10वीं बार होगा जब उस एक्यूज पर्सन के लिए हमने प्रोडक्शन वारंट जारी किया, क्योंकि उसमें एक्यूज की गलती नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे सर ऐसे केस में एक्यूज के खिलाफ सीधी कार्रवाई क्यों नहीं होती, यहाँ पे गलती सिस्टम की है जो होती। वो बंदा कहीं और किसी न किसी जेल के अंदर बंद है, जैसे उसने बताया था ना तिहाड़ जेल के अंदर, तो तिहाड़ जेल से इनको यहाँ पे कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया जा रहा अभी तक। ओके, तो फिर से प्रोडक्शन वारंट, अगली तारीख नवंबर 2022। चलो भाई, नवंबर 2022 के अंदर कोई काम हो नहीं पाया। जनवरी 2023, 8वें साल में एंट्री है जो हो रही है। आप लोग क्लाइमैक्स मिक्स मत करना, क्लाइमैक्स को जरूर देख के जाना। कंप्लेनेंट के वकील आए, फ्रेश प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया सोनसो वगैरह वगैरह को, और अगली तारीख दे दी गई 31 जनवरी 2023। ठीक बात, इस बार भी एक्यूज एब्सेंट। 31 जनवरी 2023 को क्या हुआ, लेट्स सी। 31 जनवरी को कंप्लेनेंट के वकील आ गए, लेकिन कोई भी प्रोडक्शन वारंट को आगे इश्यू ही नहीं कर पाए। प्रीवियस ऑर्डर को वापस फ्रेश जारी कर दिया गया, ये भी काम हो गया यहाँ पे। अगली तारीख मार्च 2023, मैं अब थोड़ा फटाफट बढ़ रहा हूं, ठीक है, जहां पे रिलेवेंट लगेगा रुक जाऊंगा। मार्च 2023 को क्या हुआ, प्रॉक्सी काउंसिल प्रेजेंट हो गए, प्रोडक्शन वारंट रिसीव बैक अनएग्जीक्यूटेड, यानी कि प्रोडक्शन वारंट एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाए, विद द रिपोर्ट कि उनको हमने क्या कर दिया, तिहाड़ जेल से उनको हमने डिस्ट्रिक्ट जेल गुरुग्राम में ट्रांसफर कर दिया। एक्यूज भी मजे ले रहे हैं, कभी तिहाड़ जेल जा रहे हैं, कभी यहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, मतलब उनको ले जाया जा रहा है। तो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दिया गया। फ्रेश प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया कि भाई गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट जेल से इनको यहां पे लाओ। अगली तारीख 13 अप्रैल 2023। देखो ये सिस्टम है, दिस इज अ रियलिटी। कई बार हमको लगता है कि हमारे देश में मैटर इतने लंबे लंबे से क्यों पेंडिंग पड़े हैं, आपको शायद रीजन भी समझ में आ रहा होगा अभी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अंदर एंट्री करके इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं किया, अब समझने की जरूरत है यहाँ पे। एनीवे, कहां थे हम, 13/4/2023 पे आ जाओ। ये 13/4/2023 को अगला ऑर्डर है, क्या हुआ इस तारीख को, लेट्स सी। अब ध्यान से सुनना, 3 पेज का कोई ऑर्डर आया, मजा आएगा पढ़ने का। सी, पारस, लक्ष्य, आदित्य, ये तीनों एडवोकेट जो है प्रॉक्सी काउंसिल है, वो अपीयर हुए। एक्यूज 1 जो है वो तो कंपनी है, बोथ एक्यूज नंबर 2 है, इनको इस बार प्रोड्यूस कर दिया गया, गुरुग्राम की जेल से इनको प्रोड्यूस कर दिया गया। एक्यूज की तरफ से एप्लीकेशन फाइल करेगी, सीकिंग बेल इन द प्रेजेंट मैटर फॉर रिलीजिंग देम ऑन पर्सनल बॉन्ड इटसेल्फ ऑन द ग्राउंड दैट दे विल नॉट बी एबल टू अरेंज एनी श्योरिटी। तो इन्होंने पर्सनल बॉन्ड पेश किया गया, भाई हमको जो है आप इस तरीके से बेल दे दीजिए। सबमिशन को सुना गया, चूंकि ये ऑफेंस जो है वो बेलेबल ऑफेंस है, 138 का जो ऑफेंस है वो बेलेबल है इन नेचर। एक्यूज नंबर 2 एंड 3 को हम क्या करते हैं, बेल पे छोड़ देते हैं, उनसे 20-20 हजार का पर्सनल बॉन्ड है जो भरवाने का आदेश दिया गया। सब्जेक्ट ऑल्सो टू द कंडीशन एक्यूज पर्सन शैल नॉट लीव द कंट्री, और कंडीशन क्या डाली कि भाई तुम कंट्री छोड़ के कहीं नहीं जाओगे कोर्ट की परमिशन के बिना। और उनको यह भी कहा गया कि अगर आपके एड्रेस में कोई भी चेंज होता है तो आप तुरंत कोर्ट को इन्फॉर्म है जो करोगे। पर्सनल बॉन्ड को एक्सेप्ट कर दिया गया और इनको छोड़ दिया गया। इस केस के अंदर, पुराने वाले केस में क्या चल रहा है वो इसको लेना देना नहीं है। जो जेल सुपरिटेंडेंट को डायरेक्शन दिया जाता है कि इनको आप रिलीज है जो कर दीजिए, और इफ नॉट रिक्वायर्ड एनी अदर मैटर, देखो क्या लिखा है कि अगर किसी दूसरे मैटर में रिक्वायर्ड है तो अलग बात है, अदरवाइज आप उनको रिलीव है जो कर दीजिए। कंप्लेंट की कॉपी ऑलरेडी सप्लाई की जा चुकी है एक्यूज नंबर 2 एंड 3 को। बोथ एक्यूज ने सबमिटेड किया कि दे विल कंटेस्ट द केस देमसेल्फ एंड दे डू नॉट विश टू अवेल द सर्विस ऑफ एन एडवोकेट। अब वो वकील से परेशान हो गए। एक्यूज पर्सन कह रहे हैं हमको वकील नहीं चाहिए, हम हमारा केस खुद लड़ लेंगे। एक्यूज पर्सन को लगा होगा यार वकील साहब तो सामने जाके मिल गए होंगे, है ना, तो उन्होंने बोला कि दे डू नॉट विश टू अवेल द सर्विस ऑफ एडवोकेट, और वो अपना केस खुद ही लड़ेंगे। कौन कह रहा है, दोनों एक्यूज कह रहे हैं। एक्यूज नंबर 2 एंड 3 ने सबमिटेड दैट द एक्यूज नंबर 1 जो कि कंपनी है, उस कंपनी की लिक्विडेशन प्रोसीडिंग चल रही है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है इन कंपनी पिटिशन ऑफ सो एंड सो श्री A.K. महापात्र हैं, जो कि लोकनायक भवन के अंदर वहां रहते हैं। लेट नोटिस बी इश्यू टू ऑफिशियल लिक्विडेटर। देखो आपको याद है पिछली बार एक हियरिंग हुई थी
जिसमें वकील साहब ने कहा था कि आपके लिए हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे ताकि ऑफिशियल लिक्विडेटर को कोर्ट में बुला सके। तुम भी भूल गए होंगे ना, 4-5 साल हो गए उस बात को। 4-5 साल पहले ही तो उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कहा था कि साहब हमको अगली डेट दीजिए ताकि हम ऑफिशियल लिक्विडेटर को कोर्ट में बुलाने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर सकें। भूल गए ना सर? वो तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी बेल पे थे, हो सकता है बीच में बेल कैंसिल हो गई होगी। सारी बातें ऑन रिकॉर्ड पे थोड़ा ना लिखी हुई होती हैं। एनीवे, तो अब इन्होंने रिक्वेस्ट करी, ऑफिशियल लिक्विडेटर को नोटिस है जो भेजा गया सीआरपीसी के सेक्शन 251 के तहत। उनको क्या किया गया, एक्यूज को जो है केस समझे, क्योंकि देखो ये कैसा केस था, ये एक तरीके से समन प्रोसीडिंग की तरह डील होने वाला केस था। ठीक है, तो समन प्रोसीडिंग के तहत 251 सीआरपीसी एक्सप्लेन द सब। देखो 251 से लेकर 259 सीआरपीसी जो था वो समन केस के प्रोसीडिंग को क्या करता, डील है जो किया करता था। ठीक है, तो उनको केस के सब्सटेंस है जो सुनाएंगे। अपॉन द एक्यूज नंबर 2 विच दे हैव प्लीडेड नॉट गिल्टी, उन्होंने बोला कि नहीं भाई हमारी कोई गलती नहीं, हम ट्रायल क्लेम करेंगे। ठीक, यानी कि उन्होंने प्लीड गिल्टी किया नहीं, प्लीड गिल्टी नहीं करा। ओके, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज नंबर 2 and 3। अच्छा एक बात ध्यान रखना, चार्ज फ्रेम नहीं होते हैं इन जनरल, मतलब समन केसेस में चार्ज फ्रेम करना ऑप्शनल है। ठीक, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज नंबर 2 and 3 जो उनके रिकॉर्ड होने थे 294 सीआरपीसी हैज आल्सो बीन रिकॉर्डेड, तो उनके स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करने थे वो रिकॉर्ड है जो किए गए। अभी 294 सीआरपीसी इन्होंने क्यों मेंशन है जो कर रखा है यहाँ पे, तो उनका मामला 313 की बात है जो यहाँ पर होनी चाहिए। 313 में क्या होता है कि उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं उस केस के संबंध में पूरी बात को ऑब्जर्व करवाने के लिए। ओके, लेकिन जो फैक्ट एडमिट किए जा सकते हैं, आप अगर सीआरपीसी देखो, अब तो बीएनएसएस कह आ चुका है, सीआरपीसी का 294 पढ़ोगे ना, तो जो फैक्ट आप एफिडेविट में एडमिट वगैरह कर सकते हैं उनको रिकॉर्ड है जो कराया जा सकता है। तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड कराया गया स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज पर्सन सो। यहां पर मैं आप लोगों को है ना एक चीज और नोट करवा देता हूं, वो आपके लिए जरूरी है। आप एक काम करो, सेक्शन 294 जो लिखा हुआ है ना, इसके लिए आप मेंशन कर देंगे वर्तमान का जो एक सेक्शन है वो आपको बता देता हूं, वो आपका सेक्शन यहाँ पे हो जाएगा सेक्शन 330। ठीक है, मतलब कुछ चीजें होती है जिनका फॉर्मल प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जो नहीं होता है उनके रिगार्डिंग। या तो यहाँ पे कुछ न कुछ मामला जो है मिसप्रिंट का हो सकता है, और आप साथ ही साथ में 313 भी नोट कर लेना। 313 जो सीआरपीसी का सेक्शन था उसके रेफरेंस में बीएनएसएस का सेक्शन होगा 351 जहां पे एक्यूज को पर्सनली एग्जामिन किया जाता है। मूविंग अहेड, तो कहां थे अपन, हाँ इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। कंप्लेनेंट के जो वकील साहब उन्होंने ये कहा, ही डज नॉट विश टू एग्जामिन द विटनेस एट सीरियल नंबर 3 and 4, क्योंकि वो एक फॉर्मल विटनेस है। फॉर्मल विटनेस का मतलब जो औपचारिक ऑफिशियल कामकाज को डील करते हैं वो। इन व्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज नंबर 2 and 3 जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए एंड द सबमिशन ऑफ द काउंसिल फॉर द कंप्लेनेंट, विटनेसेस सीरियल नंबर 3 and 4 आर हियरबाय ड्रॉप फ्रॉम द लिस्ट ऑफ विटनेस फर्निश्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट। तो जो 3 और 4 नंबर के जो भी विटनेस थे उनको हटा दिया गया। कई बार ऐसा होता है, ऑफिशियल विटनेस को ज्यादा परेशान नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी ये बात हुई। हो सकता है ऑफिशियल विटनेस ही आपके ऑफिशियल लिक्विडेटर हो या कोई और हो, तो उनको वहां से हटा दिया गया। ठीक है, बोथ द एक्यूज्ड पर्सन हैव सबमिटेड दैट दे विल प्रूव देयर डिफेंस एंड डिसप्रूव द केस ऑफ कंप्लेनेंट बाय लीडिंग डिफेंस एविडेंस। डी का मतलब होता है डिफेंस एविडेंस। एंड दे डू नॉट विश क्रॉस एग्जामाइन ईदर द कंप्लेनेंट और एनी ऑफ द विटनेस ऑफ द कंप्लेनेंट। और वो जो है कंप्लेनेंट को क्रॉस एग्जामाइन नहीं करना चाहते और ना ही कंप्लेनेंट के किसी विटनेस को क्रॉस एग्जामाइन करना चाहते। अब पता नहीं ये कौन से एविडेंस लेके आएंगे, वो बात की बात है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम एविडेंस लेकर आएंगे और इस केस के अंदर खुद को बेगुनाह साबित करेंगे। कॉन्फिडेंस देख रहे हो आप लोग एक्यूज पर्सन का। ओके, तो ये मामला यहां पे रहा। फिर एक्यूज के स्टेटमेंट 313 में अलग से रिकॉर्ड है जो किए गए। ये आ गया 313, रीड विद 281 सीआरपीसी। ये 313 का मैंने आपको बताया था 351 बीएनएसएस। एक्यूज नंबर 2 है चूजन टू लीड द डिफेंस एविडेंस। एक्यूज नंबर ने कहा कि मैं डिफेंस एविडेंस को लीड करूंगा। एक्यूज नंबर 3 हैज स्टेटेड ही डज नॉट वांट टू लीड डिफेंस एविडेंस एंड हैज स्टेटेड ही विश टू रिलाई ऑन द डिफेंस एविडेंस लीड बाय एक्यूज नंबर 2। देखो अब आप समझना, 3 एक्यूज है। पहला तो कंपनी है, कंपनी खुद तो आ नहीं सकती, तो 2 और 3 जो है ना, क्या नाम था, सुनील और साहिल, ऐसा कुछ नाम था ना, दैया करके।
तो तीसरे वाले ने कहा कि जो दूसरा वाला एविडेंस देगा ना, मैं तो उस पर रिलाई कर रहा हूं। और दूसरे वाले ने बोला ठीक है, मैं आपको डिफेंस के एविडेंस दे दूंगा। एक्यूज नंबर 2 ने एक लिस्ट ऑफ विटनेस फाइल करी, ठीक है। लेट समन बी इश्यूड टू बोथ द विटनेस listed in the said list of the witness furnished on behalf of accused number 2 without filing of processing fee। तो एसएचओ के जरिए जो है इस तरीके से लिस्ट जो है वो समन करने के लिए दी गई अगली डेट ऑफ हियरिंग को लेकर। 315 में एक एप्लीकेशन फाइल की गई। 315 की एप्लीकेशन आपको पता है क्या होती है? जो कि आपके बीएनएसएस का सेक्शन 353 है। एक्यूज अगर खुद को विटनेस के रूप में पेश करना चाहे तो वो एक्यूज भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, एक सक्षम गवाह है, उसकी एप्लीकेशन है जो फाइल की गई। मतलब कहीं कि ये जो सुनील कुमार दहिया है ना, ये कोर्ट से परमिशन मांग रहा है कि भले ही मैं एक्यूज पर्सन हूं, मैं इस कोर्ट में एक विटनेस के तौर पे अपीयर होना चाहता हूं। कुछ समझ में आ रहा है या फिर ऊपर से जा रहा है? आप लोगों को सिर्फ एक बात समझनी है, इन लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। ये कोर्ट के अंदर अपने वकील पे भरोसा नहीं कर रहे। ये कह रहा है कि हम कंप्लेनेंट के किसी भी विटनेस को एग्जामाइन नहीं करेंगे, हम खुद के एविडेंस लेकर आएंगे, हम हमारी गलती स्वीकार नहीं करते। तीसरा वाला बोल रहा है कि मैं कोई सेपरेट एविडेंस नहीं लाऊंगा, मैं दूसरे वाला जो एक्यूज पर्सन उसके एविडेंस पे रिलाई है जो करूंगा। ये सब प्रैक्टिकली होता है। ये जितने भी सेक्शंस आपको दे रखे हैं ना, अगर आप इनको बीएनएसएस के अंदर ढंग से नहीं पढ़ोगे ना, तो ना तो एज ए जज ढंग से काम कर पाओगे, ना एज ए वकील ढंग से काम कर पाओगे। ओके, वेरी क्रूशियल। ठीक है, चलिए। प्रोसेस फी का मतलब होता है कि जो आपको समन सर्व करवानी है ना, उसका पैसा लगता है, पोस्टल चार्जेज वगैरह वगैरह, तो इसको अपन प्रोसेसिंग फी बोलते हैं। ओके, देखो जी, हाँ ये बहुत शानदार बात की। क्योंकि इस केस को 8-9 साल हो गए ना, तो आप में से कैंडिडेट कमेंट कर रहा है कि सर एक्यूज पर्सन बहुत कुछ सीख गए हैं इतने सालों में। आप कह सकते हो, जब 8-9 साल किसी केस को निकल जाते हैं तो भले भले सीख जाते हैं। तुम भी सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? क्योंकि 1 साल तो आपको भी हो जाएगा धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते। नहीं, जुडिशियल स्टूडेंट को कह रहा हूं मैं। नाउ तो एप्लीकेशन में 315 सीआरपीसी हैज बीन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ एक्यूज नंबर 2। उसने कहा कि भाई मेरे को जो है एज ए विटनेस पेश होने की परमिशन है जो दी जाए। एक्यूज नंबर 2 विश टू एंटर द विटनेस बॉक्स वॉलंटरी इन व्यू ऑफ सबमिशन मेड। जो एप्लीकेशन है उसको अलाउ किया गया और उनको बोला ठीक है तुम विटनेस बन सकते हो। अब क्या हुआ, डिफेंडेंट विटनेस 1 एग्जामिनेशन इन चीफ एंड इज क्रॉस एग्जामिनेशन इज डेफर्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेन काउंसिल। तो कंप्लेनेंट के जो मेन एडवोकेट थे ना वो प्रेजेंट नहीं थे और जूनियर एडवोकेट को मौका नहीं दिया जाता है। ये बात दिल पे लगने वाली है। डिफेंस की तरफ से विटनेस आ गए, लेकिन उन विटनेस को वकील साहब कह रहे हैं कि तुम अभी नए नए हो, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं खुद आके क्रॉस एग्जामिन करूंगा उनको। और अगली डेट मांग ली होगी और डेट कोर्ट ने दे भी दी गई होगी। तो डिफेंडेंट के विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन है 4/5/2023 को। अब देखो, आप एक चीज नोट करना, ये तो मैं एक डिस्पोज केस बता रहा हूं। कई बार आप कोर्ट जाते हो ना, तो कोर्ट जाने से पहले ये जरूर चेक करो कि आज की तारीख में कोर्ट में होने क्या वाला है। अगर आपको पहले से पता है कि भाई आज की तारीख को क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और वो जनरली पिछले वाला ऑर्डर पढ़ने से ही पता चल जाएगा, तो आपका माइंड भी इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ यार, आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज मैं एक रियल टाइम एडवोकेट को क्रॉस करते हुए देखूंगा, तब सीखने को भी मिलता है। 4 मई 2023 क्रॉस के लिए जो है मामला हियरिंग एडजॉर्न किया गया। जो ऑर्डर की कॉपी थी वो हमने भेज दी विद द डायरेक्शन टू प्रोड्यूस द एक्यूज्ड पर्सन ऑन सो एंड सो एंड फॉर इंटीमेशन दैट एक्यूज्ड पर्सन आर ऑन बेल इन द प्रेजेंट मैटर। और ये इंटीमेशन भी दे दिया कि भाई इस केस के अंदर इनको हम बेल के ऊपर अलाउ है जो करते हैं। चलो भाई, 4/5/2023 अब केस और आगे बढ़ रहा है। ठीक है, 2023 के अंदर हम लोग आ चुके हैं। तो यहां पर आपके सामने क्या क्या हो रहा है, लेट्स सी। ओके, जो लैंडेड प्रॉक्सी काउंसिल, कंप्लेनेंट के मेन वकील नहीं आए, इस बार भी कोई जूनियर आया है, पारस खुराना जी। बोथ एक्यूज पर्सन को जुडिशियल कस्टडी से प्रोड्यूस किया गया, एडजॉर्नमेंट मांगा गया। देखो फिर से वही गान, हमारे वकील साहब प्रेजेंट नहीं है, बॉस कहीं और गए हैं। सबमिशन हर्ड, सेम स्टैंड अलाउ, और कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया। जो डिफेंडेंट 2 था
उसका एग्जामिनेशन इन चीफ और उसका फर्दर एग्जामिनेशन है वो भी डेफर किया गया फॉर द वांट ऑफ डॉक्यूमेंट. विटनेस इज बाउंड डाउन फॉर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग. एएसआई कृष्ण गोपाल इज नॉट प्रेजेंट डिस्पाइट सर्विस ऑफ समन. तो उसके खिलाफ बेलेबल वारंट, क्योंकि वो एक विटनेस होगा, बेलेबल वारंट जो है विटनेस के खिलाफ जारी किया गया विद वन श्योरिटी थ्रू एसएचओ सो एंड सो. नोटिस टू ऑफिशियल लिक्विडेटर नॉट रिसीव बैक. तो उनको ऑफिशियल लिक्विडेटर को फ्रेश नोटिस जो जारी किया जाए. लेकिन मेन एडजॉर्नमेंट क्यों हुआ? क्योंकि हमारे वकील साहब प्रेजेंट नहीं थे और जूनियर ने आके क्या बोला कि सीनियर इज बिजी, सीनियर कहीं और व्यस्त है. ऐसा नहीं कहा होगा, अपने तरीके जो भी रीजन बताया होगा. खैर चलो, अगली तारीख कब की भाई? 11/5/2023. यही तारीख है अगली या कोई और डेट है? चलो 11/5/2023 को चलते हैं. ये आ गई अगली तारीख. 11/5/2023 को क्या हुआ? क्या कुछ हुआ? कुछ हुआ तो है, आइए पढ़ते हैं इसको. प्रणव ऋषि लर्नेड का, इस बार आए हमारे मेन वकील साहब. जिस व्यक्ति ने कंप्लेन दर्ज करी थी ना, उस व्यक्ति के मेन एडवोकेट साहब आ गए, प्रणव ऋषि. नीरज अग्रवाल लर्नेड एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल फॉर ऑफिशियल लिक्विडेटर, जो कि ऑफिशियल लिक्विडेटर को हाईकोर्ट ने अपॉइंट कर रखा था और उस केस के अंदर उनके जो है स्टैंडिंग काउंसिल आए. एक्यूज नंबर 2 और 3 को प्रोड्यूस नहीं किया जा चुका. ओ माय गॉड, मतलब अब इनका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा? तो फिर हम क्या करेंगे? तारीख पे तारीख, अगली तारीख है जो लेंगे. आगे बढ़ो. यहां पे एसआईबी आ गया और रविंद्र कुमार जो बैंक ऑफिशियल है सिटी बैंक वाले, वो भी व्यक्तिगत रूप से आ गए. एमओए फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो ओएल ने फाइल किया. सेम इज अलाउड फॉर टुडे ओनली एंड टाइम इज ग्रांटेड टू फाइलिंग वकालतनामा. ऑफिशियल लिक्विडेटर को बोला कि भाई तुम्हारा वकालतनामा फाइल करवा दो. इट हैज बीन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज नंबर 1 कि एक्यूज हैड नॉट रिसीव द कॉपी ऑफ कंप्लेंट. अब एक्यूज कह रहा है भाई मेरे को तो आज दिनांक तक कॉपी नहीं दी गई. 8-9 साल निकल गए, आज तक कंप्लेंट की कॉपी नहीं मिली मेरे को. गलत बात है, बहुत गलत बात है. सुप्रीम कोर्ट चलेंगे अपन इस बात को लेकर बाद में कभी, अभी हाल फिलहाल आ जाओ. तो कॉपी ऑफ कंप्लेंट जो है एक्यूज को सप्लाई की जाए. सो एंड सो रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम जेलर that he is not able to produce the accused person today as they have to produce before so and so. तो जेलर ने बोला कि भाई आज उनको किसी और केस में पेश करना है. कम थोड़े ना, तो ये भी तो खिलाड़ी थे. अलग अलग जगह पे इनके अलग अलग मामले हैं जो चल रहे हैं कि भाई उनको उनके सामने पेश है जो करना है, इसलिए आज पेश नहीं कर पाएंगे. तो प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया अगली तारीख के लिए. एसआई कृष्ण गोपाल ने स्टेटेड कहा कि ही हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम पुलिस थाना सो एंड सो टू अगला पुलिस थाना. वो बोल रहे मेरे को गुरुग्राम से फरीदाबाद ट्रांसफर कर दिया गया and he is currently not seized of any of the case file pertaining to so and so. तो ऐसे केसेस के अंदर आप वो जो पुराने वाले पुलिस थाने हैं उनको नोटिस भेजो, उनको नोटिस भेजा गया. भाई पुलिस वालों के भी ट्रांसफर हो जाता है ना, तो ये वाला सीन यहाँ पर आ गया. एविडेंस इन द प्रेजेंट केस कुड नॉट बी रिकॉर्डेड, क्योंकि एक्यूज ही प्रेजेंट नहीं थे. भाई आज तो क्रॉस एग्जामिनेशन होना था ना, एक्यूज पर्सन ही नहीं आए तो क्रॉस कैंसिल हो गया. डिफेंडेंट के जो विटनेस है बैंक ऑफिशियल फ्रॉम सिटी बैंक, उन्होंने ये कहा कि रिलेवेंट अकाउंट स्टेटमेंट जो इस अकाउंट नंबर से बिलोंग करते हैं उसके बारे में कंफर्मेशन दी. कॉपी ऑफ द सेम भी सप्लाई टू लर्नेड ऑफिसर फॉर कंप्लेनेंट, तो उसकी कॉपी जो है इनको दे दी गई, इनको ईमेल कर दिया गया. विटनेस को अगली तारीख को बुलाया गया और अगली तारीख कब की है? 7 जून 2023. अब मेरे को दो में से एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो. विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन का पॉइंट आज की क्लास में पढ़ना चाहोगे या फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर करूं उसको आप सेल्फ स्टडी में डील करना चाहोगे? तो ये केस बहुत लंबा चल रहा है. 10 साल की कहानी है, 1 साल की नहीं है, 10 साल की कहानी. अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना. पता है क्या होता है? ये तो हम क्लास के अंदर चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं. आप में से कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से पूरा मन लगा के हर रोज ना सही कम से कम वीक में 1 बार या वीक में 2 बार अगर वो क्या करेगा, इस तरीके से अलग अलग केसेस की सारी हियरिंग को ऑब्जर्व करेगा ना, तो उसका माइंड शानदार डेवलप हो जाएगा. आप लोग बकायदा एक टेबल तैयार करो और ये देखा करो कि उस केस के अंदर पर्टिकुलर डेट को क्या हुआ था, और फिर सिमिलर केसेस का एक और केस स्टडी करो. अगर आपने कंप्लेन केस की 10 केस स्टडी, जैसा मैंने आपको अभी तरीका बताया,
उस वे में कर ली ना, ट्रस्ट मी, आपका इस तरीके के मामलों के अंदर जो कमांड बनेगा वो अलग ही लेवल का होगा। वो क्या हो जाएगा? अलग ही लेवल का हो जाएगा। अब यहां पर जो बात हमारे सामने आ रही है वो बड़ी क्रूशियल है। क्या क्रूशियल है? कि इस तरीके से इस मैटर के अंदर कई सारी हियरिंग है जो चल रही है। अब यहां पे अपन 7/6 के बाद देखें तो अभी भी तारीखें कम नहीं है। 7/6 से लेकर तकरीबन कितना हो जाएगा? 15-16 हियरिंग और है जो यहाँ पे पेंडिंग है, जो पड़ी हुई है। सो व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू, मेरा बस आप लोगों से ये कहना है, जब भी मौका मिले इस तरीके से एक एक केसेस को स्टडी करना चाहिए। ओके, और जो बाकी की डेट्स बची हैं चिंता मत करिए, बाकी की डेट्स को अपन नेक्स्ट हियरिंग के अंदर क्या करेंगे? नेक्स्ट हियरिंग, अपनी क्लास की नेक्स्ट हियरिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि मतलब आपको माइंड के अंदर वही चल रहा हो, क्योंकि बार बार हियरिंग पढ़ने के बाद वही चल रहा है। तो हमारी क्लास की जो लास्ट नेक्स्ट हियरिंग है, उस हियरिंग को हम लोग क्या करेंगे? इसको डील जो करेंगे। तो और वो हियरिंग मैं आपको दे रहा हूं 7 दिन बाद में, ठीक है? प्रिपेयर रहना, और प्रोबेबली जो है उस तारीख को और भी मजा आएगा चीजों को डील करने का, समझने का। डोंट मिस इट, राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, टाटा।